हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो हम लोग स्पेशल क्लासेस लेंगे। दिस इज़ द स्पेशल MCQs सेशन है, ठीक है। वो फोकस है हमारा, ये सेशन मुख्यतः फोकस है किस पे? बायोलॉजी में। और बायोलॉजी में भी हमारा जो मेन फोकस है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये हमारा फोकस है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ठीक। तो स्पेशल MCQ क्लासेस अब आज से स्टार्ट हो जाएगी UPPCS एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, क्योंकि UPPCS एग्ज़ाम के जो प्री एग्ज़ाम होते हैं, प्री एग्ज़ाम में मैक्सिमम आपको जो बायोलॉजी का सेक्शन है, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसमें आपको MCQs पे ही फोकस करना पड़ता है साइंस के सेशन में। साथ ही साथ आपको जो UPSSC एग्ज़ाम में का जो पेट का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक। तो इस स्पेशल MCQ सेशन की बायोलॉजी की, जिसका टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसकी हम आज से शुरुआत करेंगे और आशा करते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक। तो आज हम देरी न करते हुए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये है कि एकल कोशिका के रूप में कोई डिजीज़ है वो शुरू होती है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ कि एकल कोशिका के रूप में, एकल कोशिका के रूप में शुरू होता है और एमिडसोल में शुरू होता है। एक रोग है जो एकल कोशिका, सिंगल सेल से शुरू होता है। एंड और क्या है कि एमिडसिल रोग, एमिडसिल रोग के रूप में बढ़ता है, तो इसमें अगर ऑप्शन आपको दिया जाए, ऑप्शन ए है कैंसर, जिसे आप क्या कहते हैं हिंदी में? कर्क रोग। ऑप्शन बी है एड्स। ऑप्शन सी है, अगर मान लीजिए अल्जाइमर डिजीज़, अल्जाइमर रोग। और ऑप्शन डी आपका है TB। तो इसमें इसका क्या आंसर होगा? क्वेश्चन है एकल कोशिका के रूप में शुरू होता है और एमिडसिल रोग में बढ़ता है, इसका आंसर क्या होगा? ठीक, देखिए इसका आंसर होगा इसके कैंसर। कैसे होगा उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कैंसर क्या होता है? कैंसर, इसको मैं मिटा दूँ यहाँ ऊपर। तो कैंसर एक सिंगल सेल से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न के रूप में स्टार्ट होता है। कैंसर, इसका आंसर है कैंसर। पर यह आंसर कैसे है? जो कैंसर होता है वो क्या होता है कि एक तरह से एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता है। सिंगल सेल का क्या होता है? अनकंट्रोल्ड डिवीज़न, अनियंत्रित डिवीज़न, अनियंत्रित डिवीज़न, विभाजन एकल कोशिका का। और ये जो रूप लेता है, ये किसका रूप लेगा? फिर ये लेगा ट्यूमर का रूप लेता है। इस ट्यूमर में भी दो टाइप के ट्यूमर होता है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर होता है, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसमें मेटास्टेसिस होता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ये माइग्रेट करता है। तो ये भी दो टाइप के होता है, एक होता है बेनाइन और दूसरा मैलिग्नेंट। इतना नहीं जानना है, ये बायोलॉजी के टर्म्स है, बट आपको इतना जानना है कि इससे ट्यूमर का फॉर्म लेता है और इसकी जो स्टडी होती है, स्टडी उसको हम क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और जो जीन्स होता है, जो जिस जीन्स में म्यूटेशन होता है और वो ग्रोथ को, अनकंट्रोल डिवीज़न को रैपिड स्पीड देता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑन्को जीन्स कहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने तीन चीज़ जानी
कि ये जो एकल कोशिका के रूप में शुरू होता है, एमिर्शियल रोग में बढ़ता है, उसे हम कहते हैं कैंसर। ठीक, कैंसर क्या होता है? किसी भी सिंगल सेल का अनकंट्रोल्ड डिवीजन, ये माइटोसिस डिवीजन होता है। और ये ट्यूमर, इसमें जो फॉर्म होता है, इसमें क्या क्या कर लेता है, ये एक ट्यूमर का फॉर्म ले लेता है। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। और जो जीन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑन्कोजीन्स। ठीक, इस चीज़ को हमें जानना है। ठीक, अगर ये एड्स क्या होता है, जैसे एड्स के बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको मैं मिटाता जा रहा हूँ, आप लोग साथ साथ इसको पॉज करते लिखते जाइएगा। देखिए एड्स क्या है? एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, ये सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब कई ग्रुप ऑफ डिजीज। ठीक, सिंड्रोम होता है। और इसमें जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा होता है? वो होता है HIV वायरस। HIV वायरस के द्वारा ये कॉज किया जाता है। और जैसे कि आप टीबी दिया, टीबी क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। अल्जाइमर रोग में क्या होता है? अल्जाइमर रोग में याददाश्त जो होती है वो कमज़ोर होने लगती है। ठीक, तो इस हिसाब से पहला हमने क्वेश्चन जाना एड्स के बारे में, कैंसर के बारे में, कि कैंसर क्या है, और अगर सिंगल सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है तो फिर वो कैंसर का रूप लेता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो WHO के अनुसार आज के वर्तमान के समय में वो कौन सी बीमारी है जिसके कारण सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में ह्यूमन की डेथ हो रही है। क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन WHO के अनुसार, WHO के अनुसार बीमारी जो आज या फिर कह लीजिए वर्तमान समय में मनुष्य के लिए, ठीक है, लोगों की मौत का सबसे बड़ा कारण है। लोगों के मौत का बड़ी संख्या में सबसे बड़ा कारण बन के सामने आया है। क्या उनसे को क्या हो सकता है? जैसे आपको ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए है आपका एड्स, ठीक, ऑप्शन बी ये हो गया टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इसको फुल फॉर्म लिख लीजिए, ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन सी जैसे अगर इबोला, और ऑप्शन डी ये है आपका मलेरिया। तो इसमें आंसर क्या होगा? आपने क्या क्वेश्चन कह रहा है कि WHO के अनुसार वर्तमान में लोगों की मौत का बड़ी संख्या में सबसे बड़ा कारण, ये पूछ रहा है कारण कौन सा है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? इसमें आंसर है ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग। ठीक, इसका आंसर है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम क्या कहते हैं? क्षय रोग। ये किसके द्वारा होता है? दैट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, इसके द्वारा ये कॉज होता है। ठीक, और दूसरी बात ये है कि इसके लिए जो वैक्सीन यूज करते हैं, कौन सा वैक्सीन यूज करते हैं? वैक्सीन वो होता है BCG, बेसिलस कैलमेटी-ग्यूरिन। ठीक, कैलमेटी-ग्यूरिन जो थे वो 2 फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके लिए डिस्कवर किया था। कालमेट, क्वेश्चन पूछ जाता है कि इसमें C का मतलब क्या है, तो C का मतलब क्या है? कालमेट, और G का मतलब क्या है? ग्यूरिन। ये दोनों क्या थे? ये दोनों लोग जो थे वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, और इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, और इसका मतलब होता है बेसिलस। ठीक, और ये बच्चे को कब लगाया जाता है? विदिन 48 आवर ऑफ चाइल्ड बर्थ।
जन्म के 48 घंटे के भीतर BCG का इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, और देखिए क्या होता है कि जो टीबी केवल मनुष्य में ही नहीं होता है, इसका आंसर ये है टीबी। इस एक जो बोवाइन एनिमल होते हैं, ठीक, एक तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, एक आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कौन सा वैक्सीन और ये वैक्सीन कब लिया जाता है इसके बारे में बन सकता है। ठीक, और ये तो क्वेश्चन है ही। ठीक, देखिए इसमें एक टीबी जो क्षय रोग जो होता है, जो बोविन एनिमल होते हैं, बोविन एनिमल मतलब जिन एनिमल से दूध, जिनका दूधधारी जो पशु होते हैं उनका दूध यूज करते हैं, और अगर हम बिना उबाले दूध यूज कर लें वो एनिमल जो कि ऑलरेडी टीबी से अफेक्टेड है, तो फिर क्या होगा कि हम में भी वो संक्रमण हो सकता है। दिस इज़ ए टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। ये किस टाइप का रोग है? ये क्या है? एक तरह से संचारी रोग है। संचारी रोग मतलब क्या होता है? जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक माइग्रेट करता है, उसे हम संचारी रोग कहते हैं। ठीक, तो बोविन एनिमल का अगर दूध है तो उसको आप यूज करिए, तो उसके पहले क्या होता है? दूध को उबाला जाता है। इसको हम कहते हैं पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क क्या होता है? इसीलिए क्या किया जाता है? पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। इसके लिए दो क्राइटेरिया है। एक तो 71.7 डिग्री सी टेम्परेचर पे, 71.7 डिग्री सी टेम्परेचर पे कितने तक के लिए? 15 सेकंड तक के लिए गर्म कर दिया जाए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि 62.8 डिग्री सी टेम्परेचर पे, 62.8 डिग्री सी टेम्परेचर पे कितने देर के लिए? 30 मिनट के लिए। ठीक, 30 मिनट तक के लिए ऐड कर दिया जाए। तो ये आपका क्या है कि इसे हम कहते हैं पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो क्वेश्चन था WHO के अनुसार वो कौन सी बीमारी है जो आज वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत का कारण है? तो उसमें उसका आंसर क्या हो जाएगा? टीबी। ब्लू स्केच है क्या? टीबी। और उसके बाद टीबी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्षय रोग भी कहते हैं। इसके लिए कॉजेटिव एजेंट कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। और इसके लिए जो वैक्सीन लगता है BCG, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। ये दोनों लोग फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। इस अगर कोई पशु जो जिसका हम दूध यूज करते हैं और वो भी टीबी के द्वारा अफेक्टेड है, तो उसके दूध को हम पहले उबालते हैं, दैट इज कॉल्ड द पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। ये या तो 62.8 डिग्री सी टेम्परेचर पे 30 मिनट के लिए उबाला जाए, या फिर 71.7 डिग्री सी टेम्परेचर पे 15 सेकंड के लिए उबाला जाए। और ये एक तरह से संचारी रोग है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये क्या होता है? माइग्रेट करता रहता है। ठीक है, टीबी रोग। दूसरी बात, अब ये क्वेश्चन हुआ, इसको मिटा देते हैं। एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी के बारे में आप लोगों ने जाना है? एंडोस्कोपी क्या होता है? जनरली पेट में अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई दिक्कत है तो उसकी बारे में अंदर तक चीज़ों को जानने के लिए हम एक तकनीकी का यूज करते हैं। उस तकनीकी को हम क्या कहते हैं? एंडोस्कोपी। क्वेश्चन है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी पेट और शरीर के आंतरिक भागों का हम पता लगाने के लिए एंडोस्कोपी में किस तकनीक का यूज करते हैं? एंडोस्कोपी में किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? आंसर क्या होगा? आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दे देना है। देखिए, इसमें जो तकनीक यूज करते हैं वो होता है पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक, इसका आंसर है यहाँ पे यूज करते हैं TIR, दैट इज टोटल पूर्ण इंटरनल आंतरिक रिफ्लेक्शन, दैट इज प्रतिबिंब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज करते हैं। ठीक, देखिए जो एंडोस्कोपी यूज होता है, एंडोस्कोपी जैसे कि अगर बॉडी के, शरीर के जो इंटरनल पार्ट को अगर देखना हो, इंटरनल पार्ट मतलब आंतरिक भाग, उसकी संरचना देखना हो, या फिर पेट के बारे में देखना हो, पेट में, तो हम उसमें एंडोस्कोपी यूज करते हैं। और इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल क्या होता है? ये रिफ्लेक्ट आउट हो जाता है, पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब। और इसमें क्या होता है कि ये करने के पहले हम क्या करते हैं कि पेशेंट को बेरियम मील पिला देते हैं। ये भी क्वेश्चन है, बेरियम मील।
मील मतलब भोजन के साथ बेरियम का एक घोल दे देते हैं। ये क्यों देते हैं? इससे क्या होता है कि पिक्चर जो होती है वो क्या होती है, काफ़ी क्लियर आती है, जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर आउट हो जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, पिक्चर जो थी काफ़ी क्लियर हो जाती है, इसलिए हम उसमें बेरियम मील भी देते हैं पारदर्शी बनाने के लिए, पिक्चर को पारदर्शी बनाने के लिए। पारदर्शी बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, किसको? एंडोस्कोपी के पिक्चर को हम यूज करते हैं, कौन सा? बेरियम मील यूज करते हैं। तो इस हिसाब से एंडोस्कोपी में किस तकनीक का यूज करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब का शरीर के आंतरिक भागों को और पेट के बारे में संरचना को जानने के लिए, ठीक। और एंडोस्कोपी करने से पहले हमें क्या मिला देते हैं? बेरियम मील। यहाँ आपके 2 क्वेश्चंस तैयार हो गए, ठीक। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आप चीज़ें देखते होंगे, एक क्वेश्चन होता है जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया के बारे में आप जानते हैं? ड्राई आई जिसे कहा जाता है। या क्वेश्चन कैसे बेंड होता है? तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पोषण की कमी से वर्तमान में कौन सी ऐसी स्थिति है, कौन सा ऐसा डिजीज़ है न्यूट्रिशन की कमी से जिसको सर्वोच्च प्राथमिकता देने की ज़रूरत है, ठीक। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी एनीमिया, ठीक, ऑप्शन सी रिकेट्स, और ऑप्शन डी इसको कहते हैं जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया या शुष्काक्षी पाक। जीरोफ्थेल्मिया, ये हिंदी में भी जीरोफ्थेल्मिया लिख करके आ सकता है, और इसकी शुद्ध हिंदी है शुष्काक्षी पाक, ठीक। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि न्यूट्रिशन की कमी से वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको हमें देना है, सबसे ज़्यादा? तो इसका आंसर है कौन सा? जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया जिसे हम क्या कहते हैं? ड्राई आइज कहते हैं। इसमें क्या होता है? आँखों में पानी में, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज, इसको हम आल्सो कॉल्ड एज क्या? ड्राई आइज। इसमें आँखों में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। और क्यों होता है ये? विटामिन ए की कमी से। आँखों में पानी की कमी, ये क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए को और क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेटिनॉल, ठीक। क्वेश्चन पूछा था विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल। ये क्या है? ड्राई आइस, ठीक। तो विटामिन ए की कमी से ड्राई आइस, आंखों में पानी की कमी होती है, जीरोफ्थेल्मिया होता है। स्कर्वी किससे होता है? इसका आंसर डी है, स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी को और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन सी का नाम क्या है। और एक एनीमिया, एनीमिया जनरली जानते हो किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। आयरन की कमी से, या फिर कई आप देखेंगे कि साथ साथ में कोबाल्ट की भी कमी से होता है, जिसे इसीलिए मेथिल कोबालामिन दिया जाता है। विटामिन B12, ठीक, विटामिन B12। बट अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में दोनों है तो ऑप्शन में फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? आयरन को। बट वैसे इसके लिए एनीमिया के लिए दोनों चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं। रिकेट्स किसके लिए? विटामिन डी की कमी से, जिसे हम क्या कहते हैं? कैल्सीफिराल। विटामिन डी की कमी, और विटामिन डी की कमी होती है जिसको हम बायोलॉजिकल नेम क्या है? कैल्सीफिराल है, ठीक। तो इस हिसाब से आप जाने कि वर्तमान में पोषण की कमी से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमें देने की ज़रूरत है, वो है
शुष्का छिपाक को, जीरोफ्थेल्मिया को, जिसमें ड्राई आइस होते हैं, आंखों में पानी की कमी हो जाती है, और यहाँ विटामिन ए की कमी होती है जिसे कि हम रेटिनॉल कहते हैं। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, जिसे हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। एनीमिया आयरन और कोबाल्ट विटामिन B12 दोनों की कमी से होता है, बट प्रायोरिटी हम आयरन को देंगे। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप धीरे धीरे क्रमवार ढंग से नोटेट करते हुए जाएंगे तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में MCQs में प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगी, नगण्य रहेंगी। ठीक है, अब एक मलेरिया परजीवी का जो संक्रामक चरण कौन सा है? क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी का संक्रामक चरण है कौन सा है? ऑप्शन क्वेश्चन दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ए इज द ट्रोफोजोइट। हिंदी में से आप ट्रोफोजोइट ही कहेंगे। ठीक, ऑप्शन बी स्पोरोजोइट। ऑप्शन सी, इसे नाम बार बार इसमें हम मेंटेन करते जाएंगे, है स्काइगोजोइट। और ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है? दैट इज एक होता है स्पोरोब्लास्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे लिख लीजिए, स्पोरोब्लास्ट। ठीक, तो मलेरिया परजीवी का संक्रामक चरण मतलब इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्पोरोजोइट। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन आंसर बी, दैट इज आंसर स्पोरोजोइट। ये इसका आंसर है। कैसे? ये इसकी क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज है। इन्फेक्टिव स्टेज ये कैसे बनता है? रिप्रोडक्शन से, ड्यू टू रिप्रोडक्शन। ये कोलोनाइज होते हैं। ठीक, मॉस्किटो में ये कोलोनाइज होते हैं, जो सेलेवरी ग्लैंड के अराउंड, स्किन के अराउंड और फिर ब्लड वेसल्स के अराउंड ये स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो कोलोनाइज होते हैं। ये कोलोनाइज होते हैं। ठीक, जैसे आपका सेलेवरी ग्लैंड है, ठीक, मतलब सलाइवा तंत्र, ग्रंथि, या फिर ब्लड वेसल है, ठीक, स्किन है, तो उसके अराउंड क्या होते हैं? वो इकट्ठा होने लगते हैं, एकत्रित होने लगते हैं। ठीक, और ये इसका क्या है? ये संक्रमण चरण होता है। ठीक, और दूसरी बात यहाँ पे ये होती है कि स्पोरोब्लास्ट क्या है? स्पोरोब्लास्ट क्या होता है? स्पोरोब्लास्ट ये दिस इज रिजल्ट ऑफ द, ये रिजल्ट है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, उस रिप्रोडक्टिव स्टेज से ये स्पोरोजोइट्स, स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, ट्रोफोजोइट क्या होता है? ट्रोफोजोइट जो होता है दैट इज एक्टिवेटेड फीडिंग स्टेज होती है। ट्रोफोजोइट क्या होती है? एक्टिवेटेड फीडिंग स्टेज होती है, दैट इज एक्टिवेटेड सक्रिय फीडिंग स्टेज, ये ट्रोफोजोइट्स होती है। ठीक है, मतलब प्रोटोजोआ की लाइफ साइकिल में, जैसे मान लीजिए प्लाज्मोडियम फॉल्सिफोरम है, तो प्लाज्मोडियम फॉल्सिफोरम की लाइफ साइकिल में ये एक्टिवेटेड फीडिंग स्टेज होती है ट्रोफोजोआ। तो मलेरिया परजीवी का जो संक्रामक चरण होता है, वो संक्रामक चरण क्या होता है? स्पोरोजोइट्स होता है। इसको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक, हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, स्पोरोजोइट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम सूक्ष्म परजीवी के बारे में ही चर्चा करेंगे। इसमें देखिए, इसमें सभी में क्या करना है? हमको MCQ फॉर्म में ही हमें स्टडी करनी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चंस और आंसर इसी फॉर्म में, एनालिटिकल फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? क्वेश्चन यहाँ है कि बैक्टीरिया की खोज किसने
की थी। ठीक, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन होता है। ठीक, तो हम इसका ऑप्शन, इसमें डायरेक्ट हम बात करते हैं। इसके खोज, इसके जनक कौन है? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसका आंसर होगा, नोट कर लीजिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये इसके क्या हैं? उन्होंने इसकी खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी। जो रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन का नाम भी होगा। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी किसकी? कोसा में केंद्रक की। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। इसको ये जो साइंटिस्ट हैं, इनका नाम इंग्लिश, हिंदी में भी आप लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। इनको कहेंगे एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके, दिस इज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन का रिलेशन किससे? न्यूक्लियस की डिस्कवरी से। इसको शॉर्ट में BN याद रखिएगा, क्योंकि रॉबर्ट कोच हैं। कोच ने जर्म थ्योरी दी थी प्लाज्मा की। ठीक है, और इसके बाद एक और है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा था? सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या देखा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा। किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। रॉबर्ट ब्राउन हो गए, रॉबर्ट हुक हो गए और एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक हो गए। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस की। जैसे जैसे क्रमवार बढ़ते जाते हैं कि अगर आप सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं तो वो प्रमुख रूप से किस टाइप के कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन है, इसको नोट करते जाइए। ठीक, इसको मिटाते चल रहे हैं। जनरली हम देखते हैं कि जो कैंसर आजकल केस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके पीछे ये भी है कि ओजोन लेयर डिप्लेशन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्वेश्चन अगर ये है कि अल्ट्रावायलेट रेज से किस प्रकार का कैंसर होता है या होने की संभावना ज़्यादा है। ऑप्शन आएगा ऐसे, ABC करके ही अरेंज करना रहेगा प्री में, हमें बस उसे टिक करना है। जैसे फेफड़ों का कैंसर, या फिर मुख का कैंसर, या फिर C, फेफड़ों का कैंसर हो गया, मुख का कैंसर, लीवर का कैंसर, लीवर जिसे हम और क्या कहते हैं, जिगर, या फिर त्वचा का कैंसर। तो आंसर क्या होगा? D। तो आंसर इसमें कौन सा होगा? D, त्वचा। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो डायरेक्ट आपके स्किन पे पहुंचती हैं और स्किन पे पड़ के कैंसर का काज कर सकती हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से किस प्रकार का कैंसर हो सकता है? तो ये किस टाइप का कैंसर हो सकता है? स्किन का कैंसर इससे हो सकता है। ठीक है, इसके साथ और क्या क्या होता है? इसके साथ एक तो ये होता है, साथ में ये एक कैटरेक्ट भी काज करता है। कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, ये भी काज कर सकता है। इसको आप क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। ये भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हो सकता है। एक राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान क्वेश्चन पूछता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, और एक है नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये दोनों कहाँ पे है इसके बारे में बताइए। जैसे एक है, क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? आंसर है आपका हैदराबाद। ठीक, और राष्ट्रीय अगर कहा जाए वायरस संस्थान, तो ये कहाँ पे है? ये आपका पुणे में है।
पुणे में, ठीक। लेथारिज्म, जिसे हिंदी में आप कहेंगे लथयवाद, क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, लेथारिज्म या फिर आप इसे कहिए लथयवाद, ये किस कारण से होता है, किस कारण होता है? तो ये लेथारिज्म या लथयवाद में क्या होता है कि जो पर्सन की जो लेग्स होते हैं, बोन्स, वो पैरों की हड्डी हुई, ये सब क्या हो जाती है, ये टेढ़ी हो जाती है। खेसारी दाल खाने के सेवन से ये होता है। जो लेग्यूम, पैर की जो टांग होती है वो क्या होता है, इसमें पैर की हड्डी वो क्या होने लगती है, उनमें टेढ़ापन आ जाता है, ठीक। तो ये किस कारण से होता है, बिकॉज ऑफ, इसमें आंसर होगा इसका खेसारी दाल, एक लेग्यूम प्लांट है। खेसारी दाल के सेवन से क्या होता है कि दाल के सेवन से क्या होता है, लेथारिज्म या लथयवाद रोग हो जाता है, जिसमें कि पैरों की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। मशरूम क्या होता है, मशरूम एक टाइप का क्या है, फंगस है, एडिबल फंगस, खाने वाला फंगस होता है। एक मेटास्टेसिस एक प्रक्रिया होती है, क्वेश्चन जनरली पूछा था, व्हाट इज मीन्स बाय द मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस क्या होती है, कैंसर में ये होता है मेटास्टेसिस, ठीक। क्वेश्चन है मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस से क्या समझते हैं, ठीक है। ऑप्शन दे देगा 1 2 3 करके। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मेटास्टेसिस क्या होती है। देखिए, जो कैंसर होता है, कैंसर में क्या होता है, जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक। और जब ये सेल डिवाइड करते हैं तो वो दो ट्रैक से, या तो लिम्फेटिक ट्रैक्ट से या फिर ब्लड वेसल से, मतलब लिम्फ वैसे नलिकाओं के द्वारा या प्रणाली से, लिम्फेटिक वेसल्स या फिर ब्लड वेसल्स, रक्त प्रणाली से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में क्या हो जाता है, वो पहुंचते हैं, ठीक। तो उसे, जैसे शरीर में अगर ब्रेन है तो ठीक, और अगर मान लीजिए कैंसर जो है इस पार्ट में, इंटेस्टाइन के, तो ये कैंसर फाइनली इस ब्रेन तक पहुंच जाएगा। कैसे, इसी या तो लिम्फेटिक प्रणाली द्वारा या ब्लड वेसल से द्वारा। और इस टाइप के जो कैंसर के सेल का, यहाँ से ये कैंसर है तो ये कैंसर के सेल का यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, ये क्या कहलाता है, दैट इज़ मेटास्टेसिस कहलाता है। मतलब ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा अन्य जगह फैलना। क्वेश्चन आता है कि से आप क्या समझते हैं, दवा के प्रभाव में, अगर ऑप्शन देते हैं कि दवा के प्रभाव में अगर ये मेटास्टेसिस होती है, सेल का पहुंचना, या फिर ब्लड वेसल और लिम्फेटिक सिस्टम से अन्य जगह बॉडी में पहुंचना, ठीक है। या फिर ऐसे कह दे कि अगर कोई कोशिका नाभिक में कोई गुणसूत्र में डिवीजन हो जाए, ठीक है, मान लीजिए सेल न्यूक्लियस के क्रोमोसोम का विखंडन, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये रहेगा मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब क्या होता है
कैंसर की सेल जब डिवाइड होती हैं वो डिवाइड करके बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम या फिर ब्लड वेसल्स के द्वारा पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो इसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब आते हैं जिसमें स्यूडोमोनास क्या होता है? स्यूडोमोनास क्या होता है? ये एक जो आप देखते होंगे समुद्र में कई बार टैंकर, जो ऑयल के टैंकर फट जाते हैं, या फिर जो टैंकर तेल को लेकर के आते हैं जनरली खाड़ी देशों से जब हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है, तो कई बार क्या होता है कि अगर कोई दुर्घटना घटी और ये तेल फिर फाइनली समुद्र के ऊपर आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि जब पानी के ऊपर ऑयल इकट्ठा हो जाता है तो ऑक्सीजन का नीचे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाती, और जो जली जीव होते हैं वो क्या होती हैं, वो फिर ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन की कमी से क्या होने लगती हैं, डेथ होने लगती हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं, तेल फैलाव कहते हैं, तेल फैलाव। ठीक है, तेल फैलाव हो गया। तो या फिर इंग्लिश में से कहेंगे ऑयल स्पिल्स कहते हैं। तो इन ऑयल स्पिल्स को ख़त्म करने के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के द्वारा, ठीक है, नेचुरल जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा बाई आनुवांशिक जोड़ तोड़, इंग्लिश में से क्या कहेंगे, जेनेटिक मैनिपुलेशन द्वारा एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनिज्म है का डेवलप किया गया है, और उसका नाम क्या है, स्यूडोमोनास, जो कि फायर आयल जीव को खा जाता है, इनगल्फ कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो ये ऑयल स्पिल्स या तेल फैलाव के ट्रीटमेंट के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जेनेटिक मैनिपुलेशन द्वारा किस टाइप के ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट किया गया, तो उसका नाम हम क्या यूज करते हैं, उसका नाम हम करते हैं स्यूडोमोनास कहते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा दें। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस में ABCD ऑप्शंस करके कुछ भी दिया रहेगा, बैक्टीरिया का नाम दे देगा, आपको फाइंड आउट करना है स्यूडोमोनास। ठीक है, फैक्ट याद रखना है। ठीक, मायोपिया क्या है, मायोपिया किस टाइप की बीमारी आती है, मायोपिया के बारे में आप बताइए। कि जनरली आप सुनते होंगे मायोपिया, क्वेश्चन है मायोपिया क्या है, या क्वेश्चन पूछ दे किस अंग की बीमारी है, किस अंग की बीमारी। तो अगर ऑप्शन दे दे कि मान लीजिए ऑप्शन ए दे दे कि ये आँख की बीमारी है, या फिर बी दे दे कि ये फेफड़े की बीमारी है, या फिर मस्तिष्क की बीमारी है, या फिर लीवर की बीमारी है, तो इसमें आंसर क्या रहेगा, आँख की बीमारी है। ठीक, मायोपिया में होता क्या है, मायोपिया में जैसे अगर नॉर्मल विजन में अगर देखेंगे, नॉर्मल विजन में क्या होता है कि अगर कोई ये फिगर है और ये आँख की संरचना हो गई, ये आपकी कॉर्निया हो गई, और यहाँ ये क्या हो गया, रेटिना हो गई। तो ये नॉर्मल फिगर में यहाँ पे फिगर बनता है रेटिना के ऊपर। ठीक है, इमेज इज फोकस्ड ऑन रेटिना, इमेज इज फोकस्ड ऑन रेटिना। परंतु जो मायोपिक होंगे, मायोपिया में क्या होगा, मायोपिया में ये होगा कि ये मान लीजिए आँख है, ये कॉर्निया हो गई, ठीक, ये फिगर का इमेज है। तो नॉर्मली फिगर का इमेज कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ था इसका इमेज, बट यहाँ पे इसका इमेज रेटिना पे ना बन करके यहाँ बनेगा, थोड़ा सा रेटिना से आगे होगा। द इमेज इज फोकस्ड इन द फ्रंट, रेटिना के सामने, इमेज इज
फोकस्ड ऑन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के फ्रंट पे फोकस्ड होगा। ठीक, तो ये मायोपिया होता है। ठीक, मायोपिया में मतलब क्या होता है कि ये एक नियर साइटनेस होती है, निकट दृष्टि दोष होता है। ये क्या है? ये एक तरह का नियर साइटनेस है, निकट दृष्टि दोष। और इसके निवारण के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मायोपिया क्या है? आँख की बीमारी है जिसमें कि फ्रंट ऑफ रेटिना पे क्या होता है? इमेज बनने लगता है, और इसके लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। जबकि जीरोफ्थेल्मिया क्या थी? जीरोफ्थेल्मिया भी आँख की बीमारी थी, बट उसमें क्या था कि ड्राई आइस, उसमें आँखों में पानी में क्या हो जाती है? पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि एक किसने कीटाणु की खोज की थी? ठीक है, किसने कॉलरा कॉजिंग जर्म की खोज की थी? क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड कॉलरा कॉजिंग जर्म। ठीक है, किसने कॉलरा कीटाणु की खोज की? ठीक, जो कॉजिंग एजेंट है कॉलरा के लिए, उसके लिए किसने खोजा था? ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन ए है फिलिपो पामिनी, फिलिपो पामिनी, ये ऑप्शन ए हुआ। ठीक है, सॉरी पामिनी नहीं, दैट इज ए पाकनी। ठीक, ऑप्शन बी दैट इज रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। ऑप्शन सी जैसे कहा था लुइस पास्चर, लुइस पास्चर। ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन है फेलिक्स हॉफमैन, फेलिक्स हॉफमैन। तो आपसे ये क्वेश्चन किया है कि कॉलरा के लिए, जो कीटाणु के लिए कौन एजेंट है रिस्पॉन्सिबल, किसने खोजा था? तो इसका आंसर कौन सा होगा? देखिए, रॉबर्ट कोच ने क्या दिया था? रॉबर्ट कोच ने दिया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। रॉबर्ट कोच ने दिया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। उन्होंने थ्योरी दी थी इस डिजीज के लिए। ठीक है, न कि उन्होंने खोजा था। खोजा किसने था? खोजा था फिलिपो पिकनी। फिलिपो पिकनी ने, इन्होंने खोजा था किसको? आइसोलेट किया था कॉलरा के एजेंट को। आइसोलेट करना मतलब अलग करना, आइसोलेटेड कॉलरा, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। फिलिपो, इनका नाम होता है फिलिपो पिकनी। ठीक है, तो इन्होंने खोजा था आपका कॉलरा के एजेंट को, कॉलरा कॉजिंग एजेंट को। फेलिक्स हॉफमैन क्या थे? फेलिक्स हॉफमैन जो थे, उन्होंने अगर देखा जाए तो वो उनका भी एक कंट्रीब्यूशंस है, वो हम उसको जानेंगे। जैसे एक डाइमॉर्फिन होता है, डाइमॉर्फिन एक सिंथेसाइज किया था इन्होंने, फेलिक्स हॉफमैन ने। फेलिक्स हॉफमैन ने क्या सिंथेसाइज किया था? डाइमॉर्फिन, इसको क्या किया था? सिंथेसाइज किया था फेलिक्स हॉफमैन। रॉबर्ट कोच हो गया। लुइस पास्चर, पास्चराइजेशन थ्योरी आपको बताएं। एम लेक्स एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है एम लेक्स। उन्होंने क्या खोजा था? ये सभी साइंटिस्ट आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये हमेशा आए हुए क्वेश्चन है। एम लेक्स ने मलेरिया का जो परजीवी है, मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम है, उसको डिस्कवर किया था। मलेरिया का परजीवी, दैट इज खोजा
क्या नाम है इसका, कॉल्ड एज, इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया होता है किससे है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट से होता है। और मलेरिया में दो पार्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, कौन से, एक तो होता है आरबीसी और दूसरा होता है लीवर, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हुआ कि हु डिस्कवर्ड द कॉलरा कॉजिंग, तो इसका आंसर क्या होगा, फिलिपो पिकनी। उन्होंने आइसोलेट किया था कॉलरा को, पट्टी जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज रॉबर्ट कोच ने दिया था। फेलिक्स हॉफमैन ने डाइमार्फिन को सिंथेसाइज किया था। एमलेक्स ने मलेरिया की प्लाज्मोडियम को खोजा था। ठीक है, क्योंकि मलेरिया तो फैलता है किससे, एनाफिलीज मॉस्किटो से। ठीक, इसको आप इसलिए स्पीड में बताया जा रहा है कि एक बार लिखना भी है और इसको नोटेड डाउन भी करना है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए वीडियोस को और धीरे धीरे पॉइंट आउट करते हुए एक एक चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यह एक बीमारी है जिसमें मानव शरीर में क्या होता है कि ये, मैं आपको कुछ बीमारी के सिम्टम्स बताऊँगा और आपसे ये पूछूंगा कि ये सभी सिम्टम्स किस बीमारी में आते हैं। जैसे एड्स टाइप की एक बीमारी है, क्वेश्चन है एड्स में क्या क्या लक्षण होते हैं। तो ऑप्शन ए, शरीर में सूजन आता है, शरीर में सूजन आता है एक। दूसरी, प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, प्रतिरोधक क्षमता कम होना। ठीक, दो ऑप्शन। फिर है कि जैसे रात में पसीना आना, ये टीबी में भी होता है, रात में ट्यूबरकुलोसिस में पसीना आना। और वजन का कम होना, वजन का कम होना। ठीक है, याददाश्त का कम होना, याददाश्त का कम होना। ठीक, तो एड्स में क्या क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन ई करेक्ट। मतलब अगर क्वेश्चन दे दिया 1 2 3 4 5, तो आपको क्या करना है, जैसे ऐसे ही देगा 1 2 3 या फिर 2 3 1 या फिर 1 5 4, तो आपको कहना है ऑल ऑफ द अबव। ठीक, इसमें शरीर में सूजन भी आती है, स्वेलिंग होगी, इम्यूनिटी पावर कम होगा, रात में स्वेटिंग होगी, वेट लॉस होगा और फिर मेमोरी कम होगी। साथ ही साथ में जो पोर एरिया होते हैं, जैसे आपका माउथ हो गया पेशेंट का, साथ में उसका एनल रीजन हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी क्या हो जाता है, सोर्स बन जाते हैं, उसमें क्या हो जाता है, घाव होने लगता है। ठीक, ये किस में होता है, एड्स के पेशेंट में ये सब चीज़ें कॉमन होती है। ठीक, अब इस एड्स के लिए एक टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट। एड्स के लिए टेस्ट अगर हो देखा जाए तो क्या कौन सा टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, लिख लीजिए इसको मैं मिटा दूं। एलिजा, एलिजा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंजाइम लिंक्ड, ठीक, इम्यूनो सॉर्बेंट एसेस। ठीक है, एलिजा टेस्ट। ठीक, तो ये आपका एड्स के बारे में हो गया कि एड्स के लक्षण पे कौन कौन सी सिम्टम्स आ सकते हैं। ये ऑप्शंस में दे करके मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है। ठीक, अगर फिर छाती के क्वेश्चन है, छाती की गुहा में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथ है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए छाती की गुहा, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, चेस्ट कैविटी में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है। ठीक, तो ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड,
ऑप्शन बी थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन थाइमस, ठीक है, ये है थायराइड। ऑप्शन सी पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन डी एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा थाइमस ग्लैंड। जो थाइमस ग्लैंड होता है वो कहाँ होता है? वो चेस्ट कैविटी में होता है। थाइमस ग्लैंड का काम क्या है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना, ठीक। इसका मुख्य वर्क क्या है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना, ठीक। और ये जैसे प्यूबर्टी टाइम में, जैसे कि प्यूबर्टी टाइम में क्या होता है, ये फिर डेवलप होने लगता है और फिर धीरे धीरे फिर ये ख़त्म होने लगता है। इसका जो डेवलपमेंट होता है, ये इंक्रीजमेंट होता है विद किसके साथ साथ? प्यूबर्टी टाइम से। प्यूबर्टी टाइम से ये क्या होता है? डेवलप होता है। एंड फिर क्या होता है? फिर जैसे एज बढ़ने लगती है तो इसका डेवलपमेंट क्या होता है? थाइमस ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है? क्षरण होने लगता है। थाइमस ग्लैंड क्या होती है? फिर वो डिक्रीज होने लगती है, ठीक, विद एज बढ़ने के साथ साथ। तो ये थाइमस ग्लैंड के बारे में हम जाने। थायराइड ग्लैंड के बारे में जानते ही होंगे। थायराइड ग्लैंड थायराक्स उसमें हार्मोन बनता है और उसका मुख्य एड्रिनल मुख्य कार्य क्या होता है? बॉडी के मेटाबॉलिज्म को वो मेंटेन करता है। और ये कहाँ पे होता है? ये नेक में होता है, गर्दन में होता है, ठीक, सिचुएटेड होता है, ठीक। आयोडीन के जो प्रॉपर अगर आयोडीन का नॉरिशमेंट पोषण नहीं मिल रहा है तो थायराइड घेंघा रोग होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? इससे निकलता है एड्रीनेलिन हार्मोन, ठीक। और इससे हम और क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड एज एपीनेफ्रिन हार्मोन। हिंदी में भी इसको ऐसे ही रखेंगे, एपीनेफ्रिन कहेंगे, ठीक है। नेफ्रिन से पढ़ रही है, ये कहाँ पे होता है? देखिए ये किडनी के ऊपर होता है, किडनी के ऊपर, ठीक। तो जैसे किडनी की संरचना ऐसी है, ठीक, तो यहाँ पे ये जो होता है ये आपका एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे होता है, ठीक, किडनी के ऊपर होता है। और इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन को क्या कहते हैं हम? 3F हार्मोन। 3F हार्मोन का मतलब 3F हार्मोन का मतलब होता है फियर, फाइट एंड फ्लाइट। इन सभी में क्या होता है? इन सभी में बीपी जो होती है वो बढ़ जाती है। रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है? वो बढ़ जाती है। फियर मतलब भय, फ्लाइट मतलब दौड़ना, और फ्लाइट मतलब, और फाइट का मतलब क्या होता है? लड़ना। इन सभी में क्या होता है? बीपी बढ़ जाएगी और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, तो इन सभी में एड्रेनलिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन का वर्क होता है। दैट वाई इसको हम कहते हैं 3F हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। और पीनियल ग्लैंड ब्रेन में होता है। इसका वर्क क्या होता है? जो स्लीपिंग जो आपका पैटर्न होता है उसको पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है। पीनियल ग्लैंड, इसका वर्क क्या है? ये बॉडी में ब्रेन में होता है, ये ब्रेन में होता है प्रेजेंट। इसको प्रेजेंट को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? ये स्लीपिंग पैटर्न को कंट्रोल करता है, स्लीपिंग पैटर्न को कंट्रोल करता है, ठीक। तो इस हिसाब से चेस्ट कैविटी में कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड, जो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन काम होता है। ये प्यूबर्टी टाइम से बढ़ता है, उसका डाउन होता है। पीनियल ग्लैंड ब्रेन में होता है, जिसका काम क्या है? स्लीपिंग पैटर्न को कंट्रोल करना। थायराइड ग्लैंड का काम थायरॉक्स हार्मोन के लिए। और एड्रिनल ग्लैंड जिसे हम 3F हार्मोन कहते हैं, फियर, फाइट, फ्लाइट हार्मोन। तो इस हिसाब से ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, केवल आप क्वेश्चंस के थ्रू गुजरते जाइए और हम डिटेल क्लासेस भी लेंगे, तो इसके थ्रू आपका मेन क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन 90%, 100% कोशिश कीजिए 100% कॉल होंगे। देखिए, मलेरिया पैदा करने वाला जो कीटाणु है उसकी खोज किसने की थी? क्वेश्चन है, मलेरिया पैदा करने वाले
कीटाणु की खोज की थी। आंसर। इसके बारे में कोई आइडिया? एक साइंटिस्ट, उनका नाम है चार्ल्स लुई अल्फोंस लावरेन। चार्ल्स लुई अल्फोंस लावरेन, इन्होंने मलेरिया के लिए जो कीटाणु रिस्पॉन्सिबल है उसकी खोज की थी। ठीक है, मतलब ये किसके द्वारा होता है मलेरिया जानते हैं? हमने बताया था फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा होता है। ठीक, और इन्होंने ये जो कीटाणु है प्लाज्मोडियम उसके लिए इसकी खोज इन्होंने की थी। एक है इवानोवस्की। इवानोवस्की क्या है? एक वायरोलॉजिस्ट हैं। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है इवानोवस्की क्या है, तो ल्यूवेनहॉक क्या है? बैक्टीरियोलॉजिस्ट। इवानोवस्की ये क्या है? ये वायरोलॉजिस्ट हैं। वायरस पे इन्होंने काम किया है, वायरोलॉजिस्ट। ठीक, और एक है इवानोवस्की, ये तो आपके क्या हो गए? वायरोलॉजिस्ट हो गए। बर्नार्ड, उन्होंने चार्ल्स क्रिस्टियन बर्नार्ड, इनका नाम आपने सुना हो। क्रिस्टियन बर्नार्ड क्या है? क्रिस्टियन बर्नार्ड, देखिए इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किया। सबसे पहला जो ह्यूमन हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था किसने किया था? क्रिस्टियन बर्नार्ड जी ने किया था। ठीक है, और हिसाब से ये क्वेश्चंस हुए। अब बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन, जो बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरिन वैक्सीन है, उसमें हमने आपको बता दिया था बीसीजी में सी का क्या अर्थ है? सी का अर्थ है कैलमेटी और जी का अर्थ क्या है? ग्यूरिन। दोनों लोग क्या थे? फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ठीक है, और बिकॉज इन्होंने 1921 में फर्स्ट ऑफ ऑल इसको खोजा था। कैडमियम की कमी से कौन सा रोग होता है? कैडमियम से क्वेश्चन है कैडमियम, तो अगर कैडमियम की अधिकता हो जाए बॉडी में तो कैडमियम से जो रोग होता है कौन सा होता है? उससे रोग होता है इटाई रोग होता है। ठीक, निकिल से कौन सा रोग होता है? निकिल से जो रोग होता है उसे हम कहते हैं डर्मेटाइटिस। स्किन में सूजन हो जाती है, डर्मेटाइटिस होता है। मिनीमाटा डिजीज किससे होता है? मिनीमाटा डिजीज ये किससे? कॉज्ड बाय किससे होता है? ये पारा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी से होता है। ठीक है, मिनीमाटा डिजीज किससे होता है? मरकरी से होता है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? कौन सा सेल इफेक्ट होता है? क्वेश्चन आया था पीसीएस में, आया है कि कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, रंग अंधता जो होती है, रंग बंधता, कलर ब्लाइंडनेस किस प्रकार की बीमारी है? किस प्रकार की बीमारी है? तो देखिए कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ये कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स जेनेटिक डिजीज़ है। ये एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड है, जेनेटिक डिजीज़ है, अनुवांशिक रोग है, जिसमें कि कौन सेल इफेक्ट होता है? जो आपके रेटिना में एक सेल होता है, इसका नाम कहते हैं कोन सेल, और ये कोन सेल कहाँ पे होता है? रेटिना में। और इसका कार्य क्या है? इसका वर्क है ग्रीन एंड रेड, लाल और हरा, ये कलर के बीच में क्या होता है? वो उसको आइडेंटिफाई करता है। तो पहचानना, आइडेंटिफाई करना, ठीक। और इसमें क्या होता है? अगर ये इफेक्ट हो जाता है, ये अगर प्रभावित हो जाता है, क्यों? जेनेटिकली, बिकॉज
जेनेटिक डिजीज, अनुवांशिक रोग। तो इसे हम कहते हैं लिंग संलग्न रोग, अनुवांशिक रोग। ठीक, तो उससे क्या कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस किस टाइप का क्वेश्चन है, ये सन 2017 के पीसीएस में ये आया हुआ है। ठीक, इंसुलिन को किसने डिस्कवर किया था, इस नाम है फ्रेडरिक बेंटिंग। ठीक, फ्रेडरिक बेंटिंग ने इंसुलिन को डिस्कवर किया था। इंसुलिन जो कि मधुमेह में यूज किया जाता है, ये हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन। ठीक, तो इसको डिस्कवर किसने किया था, फ्रेडरिक बेंटिंग। फ्रेडरिक बेंटिंग ये साइंटिस्ट का नाम था, फ्रेडरिक बेंटिंग, इन्होंने इसको खोजा था। तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, फ्रेडरिक बेंटिंग। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। इंसुलिन को किसने खोजा था, फ्रेडरिक बेंटिंग ने। कैडमियम से कौन कौन सा रोग हो जाता है, इटाई रोग हो जाता है। निकिल से डर्मेटाइटिस होता है। मिनीमाटा डिजीज पारा से होता है। कलर ब्लाइंडनेस किस टाइप की बीमारी है, तो ये एक अनुवांशिक बीमारी है, अनुवांशिक डिजीज है। ठीक, जिसमें कि लाल और कोन सेल जो कि रेटिना में प्रेजेंट होता है वो इफेक्ट हो जाता है। ठीक, और कोन सेल का वर्क क्या है, ग्रीन और रेड कलर को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग ये क्वेश्चंस को हम लोग जानते गए। अब हम बात करते हैं सर एफ.जी. हॉपकिंस। और सर एफ.जी. हॉपकिंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्वेश्चन पूछता है सर एफ.जी. हॉपकिंस, इनको क्या मिला था, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक, इन्होंने क्या किया था, बहुत डिफरेंट टाइप के जितने भी डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड मैनी विटामिन्स, बहुत जितने प्रकार के जो विटामिन्स हैं उसको इन्होंने डिस्कवर किया था। बट क्वेश्चन पूछे कि विटामिन जो है वो नाम किसने दिया था, विटामिन नाम दिया था, किसने दिया था, तो वो दिया था फंक ने। ठीक, विटामिन नाम किसने दिया था, फंक ने दिया था। ठीक, तो यहाँ तक ये क्वेश्चंस हुए। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, जनरली हम लोग सुनते होते हैं कि पोलियो के लिए जो वैक्सीन बनाया गया था उसको किसने बनाया था, तो उसका नाम है अल्बर्ट साबिन। क्वेश्चन है कि पोलियो वैक्सीन बनाया गया किसके द्वारा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं, अल्बर्ट साबिन। अल्बर्ट साबिन ने पोलियो की वैक्सीन बनाई थी। ठीक, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने बनाई थी, एडवर्ड जीनर ने। जब यहीं आ रहे हैं तो वैक्सीन के बारे में भी डिस्कस हो जाए। ठीक है, सर एफ.जी. हॉपकिंस, इनको नोबेल प्राइज मिला, इन्होंने डिस्कवर किया मैनी विटामिन, बट विटामिन का नाम किसने दिया था, फंक ने दिया था। ये आपका क्वेश्चन से आया हुआ है, ये आपके क्वेश्चन से आए हुए हैं, ये क्वेश्चन हैं, ये भी आए हुए हैं। ठीक है, एक एक चीज़ जो बताई जा रही है वो क्वेश्चन हैं, उनको आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, तो इसको किसने दिया था, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जी ने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाया था, और ये पहली ऐसी बीमारी है जिसको वर्ल्ड से इरेडिकेट आउट किया गया। ये भी क्वेश्चन है, दिस इज फर्स्ट डिजीज, पहली बीमारी इरेडिकेट आउट फ्रॉम वर्ल्ड से क्या किया गया, उन्मूलन किया गया। पहली ऐसी बीमारी जिसका कि विश्व से उन्मूलन किया गया, स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जीनर ने इसको खोजा था।
पेनिसिलिन, पेनिसिलिन भी एक पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है। क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जो पेनिसिलिन है वो एंटीबायोटिक किसके द्वारा बना गया? तो पेनिसिलिन जो होती है वो प्राप्त होता है किससे? फ्रॉम ए फंगस, एक फफूंद से, और उस फफूंद का नाम क्या है? उस फफूंद का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक। और इसको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक। प्रोटीन्स में कौन कौन से तत्व होते हैं? आप क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन में शामिल तत्व, ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन ए कार्बन, ठीक। ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो आपका आंसर क्या होगा? O2। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, और नाइट्रोजन भी होता है, और ऑक्सीजन भी होता है, ठीक। तो इसको शॉर्ट टर्म ऐसे याद कर लीजिए, कौन, ठीक। ये सभी किस में होते हैं? प्रोटीन में। अमीनो एसिड जब बनता है, ठीक, अमीनो एसिड ही एक यूनिट होती है प्रोटीन की, वो सभी इकट्ठा होकर प्रोटीन बनाते हैं, तो ये काम करता है। लॉकजॉ डिजीज, लॉकजॉ डिजीज किस में होती है? ठीक, इसका हो गया एडवर्ड जीनर, ठीक। ये फर्स्ट बीमारी है जो स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट आउट हुई। पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा। और प्रोटीन में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, ठीक। लॉकजॉ डिजीज जो होती है वो किस में आती है? जिससे क्वेश्चन है लॉकजॉ बीमारी संबंधित है किससे? तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, ठीक। देखिए क्या होता है कि टिटनेस ऐसी बीमारी है, टिटनेस, जिसमें कि लॉकजॉ हो जाती है। लॉकजॉ में क्या होता है कि इसमें जो हॉस्पिटल में जो वार्ड होता है वो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लाइट, साउंड, ये सब क्या होता है हमेशा कम किया जाता है, ठीक। जो जबड़े की जो जबड़े की बोन होती है, ठीक, और साथ में जो मसल होती है, इसमें जो नर्व सप्लाई होती है, नस जो जाती है, टिटनेस का जब इन्फेक्शन होता है तो टिटनेस क्या करता है? इसको क्या कर देता है? इसको अफेक्ट करता है, इसको प्रभावित करता है। और इसको प्रभावित करने के दौरान यहाँ पे क्या होता है कि ये पैरालाइज हो जाता है। और फाइनली जो जॉ होती है उसमें मूवमेंट क्या होता है? वो फेल हो जाता है। दैट वाई इसको हम क्या कहते हैं? लॉकजॉ डिजीज कहते हैं, ठीक। तो टिटनेस में लॉकजॉ डिजीज हुआ। डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया किसके द्वारा होता है? ये हो गया, इसको लिख लीजिएगा। लॉकजॉ डिजीज टिटनेस से रिलेटेड है, ठीक। जैसे हम कोई भी चीज़ मूव कर रहे हैं तो जैसे बॉडी, जैसे रोबोट चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी इम्पल्स से चलता है, कंप्यूटर चलता है, तो उसी तरह हमारे शरीर भी नर्व की सप्लाई से चलता है। और टिटनेस के बारे में नर्व सप्लाई जो होती है वो वर्क नहीं करती है। डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया क्या होता है? किसके द्वारा होता है? कोरिन बैक्टीरियम डिफ्थीरी के द्वारा होता है। इसमें कॉज्ड बाय कोरिन बैक्टीरियम डिफ्थीरी के द्वारा डिफ्थीरिया होता है। पोलियो वायरस के द्वारा होता है। और पैरालिसिस तो जनरली एक डिजीज़ है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है? गैर संचारी रोग किसे कहेंगे? क्वेश्चन है, अगर कोई कहा जाए कि निम्न में से कौन गैर संचारी रोग है? दैट इज
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी जैसे चिकन पॉक्स, या फिर ऑप्शन डी हैजा, हैजा जिसे हम क्या कहते हैं, कॉलरा। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा कैंसर। ठीक है, कैंसर कहता है ऐसा नहीं कि बॉडी टू बॉडी ट्रांसमिट करता है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक माइग्रेट कर सकता है। चिकन पॉक्स भी क्या होता है, वो माइग्रेट कर सकता है। हैजा, हैजा मतलब होता है कॉलरा, कॉलरा किसके द्वारा होता है, विब्रियो कॉलरी। ठीक, विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है। और ये किससे होता है, ये होता है जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड मेनली जो होती है जो गंदे पानी होते हैं उन्हीं के द्वारा, साथ में फूड, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा ये माइग्रेट करता है, पर्सन टू पर्सन माइग्रेट करता है। ठीक, जैसे एक बीमारी हमने बताई थी जॉन्डिस, जॉन्डिस में क्या होता है, जॉन्डिस में स्किन जनरली फूल जाता है, उसमें पीलिया, जॉन्डिस को पीलिया कहते हैं, सॉरी फूल जाता है। उसमें क्या होता है कि बाइल जूस के फॉर्मेशन क्या होता है, वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक, अब हम आपको कुछ ऐसे डिजीज़ के नाम बता दे रहे हैं जो आपको जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। जैसे कि यूपी ट्रिपल एसएससी क्वेश्चन पूछा जाता है, डेंगू किस टाइप की बीमारी है, वायरल डिजीज़ है, प्रोटोजोअल डिजीज़ है ना, हेलिमेंथिक टाइप की डिजीज़ है, निमोटोड से होता है, फंगल डिजीज़ है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया डिप्थीरिया कौन बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है और निम्न में से कौन सा गैर संचारी रोग है, तो इसमें से कौन सा है, कैंसर। कैंसर क्या है, एक गैर संचारी रोग है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जनरल एक डिजीज़ बताते हैं कि प्रोटोजोआन से कौन कौन डिजीज़ होते हैं, कि क्वेश्चन है आपसे जनरली पूछा जा सकता है प्रोटोजोआन्स डिजीज़। ठीक है, प्रोटोजोआ द्वारा कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। ठीक है, तो कुछ डिजीज़ का हम नाम बता दे रहे हैं। जैसे आपका है, एक है काला आजार, ठीक, अमीबियासिस, ठीक, जिसे पेचिस कहते हैं, साथ में मलेरिया जो प्लाज्मोडियम वायरस के द्वारा होता है, ठीक, ये अमीबा के द्वारा होता है। काला आजार जिसे लेशमनियासिस भी कहते हैं। एक होता है स्लीपिंग सिकनेस, इसे कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये किसके द्वारा फैलता है, सीसी फ्लाई के द्वारा फैलता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसमें मच्छर है सीसी फ्लाई, और ये काला जार को क्या कहते हैं हम, लेशमनियासिस भी कहते हैं। ठीक है, और काला जार में जनरली क्या होता है, स्प्लीन और लीवर इफेक्ट होता है, स्प्लीन और लीवर। ठीक, ये किसके द्वारा फैलता है, सीसी फ्लाई के द्वारा होता है, फैलता है। ठीक है, और अगर एक और डिजीज़ है जिसको नाम, अच्छा एक डिजीज़ होती है ओरिएंटल सोर, ओरिएंटल घाव, तो वो किसके द्वारा होता है, वो सैंड फ्लाई के द्वारा होता है, वो ओरिएंटल सोर, ओरिएंटल घाव, वो किससे होता है, वो सैंड फ्लाई से होता है। बट ये प्रोटोजोअल डिजीज़ नहीं है, प्रोटोजोअल डिजीज़ ये 4 हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लेशमेनियासिस, लेशमेनियासिस, काला आजार लेशमीनिया के द्वारा, अमीबा के द्वारा। ये मलेरिया आप जानते हैं ये किसके द्वारा होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा होता है, और इसमें जो वो इन्वॉल्व होता है प्रोटोजोआ, उसका नाम क्या आता है, प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, तो इसमें बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, जैसे डिसेंट्री होता है, डिप्थीरिया, कॉलरा, टाइफाइड, ये सब क्या है, बैक्टीरियल डिजीज। एक इसके बारे में भी जान जाइए लास्ट, बैक्टीरियल डिजीज। क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज हैं, तो बैक्टीरियल डिजीज बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, तो बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको हमने बताया, जैसे कॉलरा, प्लेग,
कॉलरा विब्रियो कॉलरा द्वारा, प्लेग यर्सिनिया पेस्टिस द्वारा प्लेग होता है, डिसेंट्री पेचिस, ठीक, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा होता है, टाइफाइड इकोलाई, टाइफाइड कोरिन बैक्टीरियम टाइफी के द्वारा होगा, ठीक है, निमोनिया, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक है, और तो ये कॉलरा हो गया, डिसेंट्री होगी और निमोनिया हो गया, एक डायरिया भी कर लीजिए, ठीक। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि किसके द्वारा होती हैं, ये आपकी जनरली फैलती हैं, डिसेंट्री डिफ्थीरिया, ओके डिफ्थीरिया नहीं है यहाँ पे, डिफ्थीरिया सॉरी, तो ये डिफ्थीरिया हो गया, कॉलरा हो गया, प्लेग हो गया, डिसेंट्री हो गया, टाइफाइड हो गया और निमोनिया, ठीक है। ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। आज की क्लास यहीं तक के लिए, फिर कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन लेकर के आएंगे। आज जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे उन सभी को आप क्रमवार ढंग से आप नोटिंग कर लीजिए, और ये आपके आगामी आने वाले क्लासेस एग्ज़ाम में, जैसे पेट एग्ज़ाम है, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम है, उसमें महत्वपूर्ण होगा। ये ह्यूमन एंड डिजीज़ का चैप्टर हम लोग चल रहे हैं, आने वाले 4-5 MCQ में हम इसको टोटल कंप्लीट करने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद।